नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से चाचा-भतीजे की जंग फिर से उभर आई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक़्त के लिए पशुपति पारस का क्या होगा? हालाँकि लोकसभा में ही आपने देखा था कि किस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया, लेकिन अब बंगला खाली कराना मतलब ऑफ़िस का दफ़्तर खाली करा दिया गया है और अब आगे उससे वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पर चिराग पासवान ने बड़ा एक तीखा तंज कसा और बहुत वक़्त बाद इस तरह से अपने चाचा को लेकर तीखा तंज कसा है कि वो एनडीए का हिस्सा ही कब थे। पहले हम रिएक्शन सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहां पर नजर आए थे क्या? क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। तो भाई, वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो देखिए, आपने रिएक्शन सुना और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अब पशुपति पारस का खास तौर पे आगे क्या भविष्य, क्योंकि उन्होंने आपने देखा था वक्त यही कहते हैं राजनीति में कब किसका कहाँ चला जाए कोई नहीं जानता। एक वक्त था जब चिराग पासवान अलग-थलग हो गए थे और फिलहाल पशुपति पारस की कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ कुमार जो कि एसोसिएट एडिटर हैं, अनिकेत झा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, अनुपम पासवान जुड़ चुके हैं प्रवक्ता एलजेपीआर से, चंदन सिंह प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आरएलजेपी से और प्रमोद सिन्हा भी जुड़ चुके हैं आरजेडी प्रवक्ता। आज सबसे पहले चंदन सिंह जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या अब 2025 से पहले, क्योंकि इस तरह से भतीजे ने जो कटाक्ष किया है बहुत वक्त बाद, तो क्या मायने समझे? क्या वाकई वक्त राजनीति में कहते हैं ना कि दोहराता है, वही वाली बात आ गई है? देखिए अंजलि जी, राजनीति में अप एंड डाउन तो लगा हुआ रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2020 में अगर आप देखिएगा चुनाव के समय चिराग पासवान 136 सीट पर चुनाव लड़े थे और किसके खिलाफ लड़े थे? एनडीए के खिलाफ लड़े थे। किसको जेल भेज रहे थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी को जेल भेज रहे थे कि हमारी सरकार आई तो नल जल योजना की जांच कराएंगे और इसमें नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे। पानी पी पी कर बिहार के 38 जिला में अगर विरोध कर रहे थे तो किसका कर रहे थे? नीतीश कुमार जी का कर रहे थे। तो आज सिचुएशन चिराग पासवान के अकॉर्डिंग है। आज वो तंज कस रहे हैं। अब हमको ये नहीं पता है कि किस नाते कस रहे हैं। एनडीए में वो प्रवक्ता तो है नहीं, अपने चाचा पर बयान दे रहे हैं। देखिए, जो चिराग पासवान का एरोगेंस है लेकिन एनडीए वो का बोल रहा हिस्सा तो है, प्रवक्ता है। एक नहीं है, मिनट लेकिन एनडीए का अंजलि हिस्सा तो अंजलि है। जी, एक मिनट मैं अपनी बात पूरा कर लूं। जी जी। हाँ। चिराग, देखिए कहा जाता है कि अहंकार जो है वो भगवान का भोजन है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान में एक अहंकार है कि देखिए हमने आपसे आपका बंगला ले लिया। तो बंगला पार्टी ऑफिस, अगर मैं आपको याद दिलाता हूं कि 90 के दशक में, 91 में संभवतः वो बंगला पशुपति कुमार पारस जी जब मंत्री थे तो अलॉट हुआ था। 2006 में वो बंगला पार्टी ऑफिस के नाम से वो ट्रांसफर हुआ। और जिस तरीके से चिराग पासवान उस दफ्तर में आकर भूमिका बना रहे थे कि मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो ये देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं देखिए अंतोगत्वा मैं ये लड़ाई को जीत गया। तो देखिए राजनीति में तो जो जिसके पास नंबर हो, संख्या हो, तो गठबंधन और समीकरण उसके अकॉर्डिंग में होता है। आज चिराग पासवान के पास नो डाउट 5 सांसद लेकिन हैं। मुझे लगता कभी है, हम मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तमाम सवाल तो आप लोग को बीजेपी से पूछना चाहिए। एक वक्त था बीजेपी ने पशुपति पारस को वो सरताज पहनाया और हमने तो लोकसभा में भी देखा कि कैसे
कहते हैं ना कि राजनीति वही है, जब आप काम के तब आप बहुत अंज, कुछ अंजलि जी अंजलि जी 2024 लोकसभा चुनाव में जब नॉमिनेशन का दौर स्टार्ट हुआ, आप अगर ध्यान से देखिएगा, उस समय हमारे सभी पांचों सांसद का टिकट काटा गया। और एक एक माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पारस जी, आपका और आपके पार्टी का ध्यान रखा जाएगा। अब उस अच्छा। समय माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार गद्दी पर बैठाना था, और व्यक्तिगत और दल हित से ऊपर उठकर देश हित में हमारे नेता ने विचार किया। तभी आपने देखा होगा कि सभी सांसद जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, वह घर बैठ गए बिना उफ किए हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हम लोग शुरू से मान रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दलितों के अगर विकास में अगर अहम भूमिका किसी की है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। हम लोग को कोई इससे ये थोड़ा सा भी हम लोग को इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से हुई कि हमारे नेता ने अपने आप को होम करके घर बैठ गए, उसके बाद जब पार्टी दफ्तर जिस तरीके से खाली कराया गया, ये पूरी तरीके से अनैतिक था। अंजलि जी, चुनाव भारत सरकार जो भारतीय चुनाव आयोग है, वह रीजनल पार्टी का दर्जा हमको देती है। जी, अब भी नाराजगी नहीं है बीजेपी से? अब भी नाराजगी नहीं, नहीं है देखिए, दफ्तर खाली कर? अभी पार्टी की जो बैठक कॉल हुई थी, इसमें हमारे बिहार के 38 जिला से जिला अध्यक्ष आए थे। हमारे जो सामाजिक संगठन है दलित सेना, उसके जिला अध्यक्ष आए थे। प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे बिहार के नेता हैं, सबकी बैठक 2 दिन चली है और बहुत विस्तार पूर्वक चली है। माननीय पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे सूरजभान सिंह जी हैं, उनके समक्ष पार्टी के सभी नेताओं ने दिल की बात कही है और सबने एक स्वर में कहा है कि हमको इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए। तो लेकिन सबने साथ में यह भी कहा है कि आखिरी निर्णय पशुपति कुमार पारस जी का होगा, जो वो तय करेंगे, पार्टी उस पर चलेगी। तो अब पशुपति कुमार पारस जी अपना निर्णय 28 नवंबर को संभवतः जब इनके पैतृक गांव शहरबनी में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का मूर्ति अनावरण है, उसी दिन होगा। समझ गई मैं कि अब तो देखिए कहते हैं ना कि अंत में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि स्थिति अब एक तरफ तो चिराग जी ने कह ही दिया कि एनडीए का हिस्सा करते हैं। अनुपम जी, ठीक है, और सबको भी मौका देने का, बोलने का मौका दीजिए। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पे सारे गेस्ट को एक बार फिर से लाएं ताकि मैं देख पाऊं कि हमारे साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं। अनुपम पासवान जी, यहाँ पर ये कहा गया, आपने सुना ही चंदन सिंह जी को, लेकिन एक वक्त था जब चिराग पासवान को भी कुछ ऐसा ही आईना दिखाया था बीजेपी ने, तो इसलिए चंदन सिंह जी कह रहे हैं कि अहंकार ज्यादा आ गया। क्या इसको अहंकार समझे या कॉन्फिडेंस समझे, या कहते हैं कि राजनीति में वक्त आता है, कब कौन पर वक्त आता है तो फिर वो बदला लेता है। एक वक्त था चिराग जी को भी बंगला तक खाली करना पड़ा था। देखिए अंजलि जी, मैं चंदन भाई जी की बातों का ज्यादा मतलब कि नहीं लेता हूँ, क्योंकि सब वक्त है। तो वक्त पे चंदन जी का भाई का भी था जब कुछ वक्त पहले हम लोगों की तरफ थे और प्रवक्ता नहीं हुआ करते थे और चाचा पे पानी पी के वार किया करते थे। और आज ये वक्त है जब हम लोग के विपक्ष में जाके बैठे हुए हैं और भतीजे पे वार कर रहे हैं। तो समय है, लेकिन देखिए वो क्या करे, वो तो चंदन सिंह जी की देखिए मजबूरी है। वो तो देखिए हर प्रवक्ता की मजबूरी होती है, खासतौर बिहार में जो राजनीति करेगा उसके लिए तो ये बड़ी मजबूरी बन जाती है। अनुपम जी, लेकिन क्या चिराग जी का एक बड़ी भूमिका रही है कि पारस जी, पशुपति पारस जी एनडीए का हिस्सा ना रहे आने वाले वक्त के लिए? देखिए, ये तो उनकी पार्टी है, चाचा जी की अपनी पार्टी है, उनका अपना विचार है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन 2014 देखिए हमारे नेता ने आज कल क्या कहा कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं है, तो ये इसमें कहाँ कहीं गलत कहा है। 2014 में हमारे नेता युवा थे, दूरदर्शी हैं, युवा हैं, उन्होंने 2014 में ही इस बात का
मतलब तय कर लिया था कि हम लोग एनडीए गठबंधन में रहेंगे। और जब एनडीए गठबंधन में रहने का उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था, तो उस समय पार्टी के अंदर भी बहुत लोग इसका विरोध किए थे, जिसमें पारस जी भी, एक चाचा जी भी शामिल थे। वो एनडीए का शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। 2014 में उन्होंने एनडीए का विरोध किया और श्री चिराग पासवान जी हमारे नेता ने न सिर्फ अपने पिता को मनाया, बल्कि पार्टी के हर एक नेताओं को इस बात के लिए राजी कराया कि आप एनडीए का हिस्सा बने, हम लोग एनडीए का हिस्सा रहेंगे। और इस दूरदर्शिता की वजह से एनडीए में रहने की वजह से हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पार्टी मजबूत हुई। और आज तक 2014 के बाद भी आप देखेंगे तो इन्होंने बीच में पार्टी चाचा ने तोड़ने की कोशिश की। और चाचा जब पार्टी तोड़े तो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उनके घर गए। उनके घर अकेले आप देखी होंगी, हाथ में कैंडुला लगा था अंजलि जी, और उस समय वो अकेले दरवाजा पे जाके 45 मिनट खड़े रहते हैं और उनसे बस एक ही था कि चाचा आप सब कुछ ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पार्टी और परिवार को बचा लीजिए। लेकिन उस समय अहंकार किसके पास था, अभी अहंकार किसके पास है? ये क्या बात हुई? चंदन जी किस तरह का बात करते हैं हमको समझ में नहीं आता है कि अहंकार किसके पास है। कभी हमारे नेता ने अहंकार किया है क्या? अहंकार अगर रहता तो बिहार की जनता को ये बेवकूफ बना समझते हैं। बिहार की जनता जो हमारे वोटर है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है, उनको ये बोल रहे हैं कि कोई अहंकारी वाले नेता के साथ है। वो बेवकूफ है क्या? वो लोग जो ये कहना चाहते हैं, ये चंदन भाई जी, वो नहीं लोग अनुपम जी, समझते हैं ठीक कि है, कौन अहंकारी है। लेकिन देखिए, कौन लेकिन एक वही मैंने कहा कि राजनीति यही है, मौका मिलता है तो हर कोई एक दूसरे को पटकनी देता है। और फिलहाल चिराग जी का मौका है, भाई साहब पांचों की पांचों सीट जीती। और हमने देखा लोकसभा में भी भक्ति काम आई, हनुमान भक्त अंजलि हनुमान जी जी, कहते अंजलि थे। जी, आपके पास आएंगे चंदन। देखिए प्रमोद जी को पहले मैं इस बार डिबेट में पहले शामिल करूं, फिर आपके पास जरूर आएंगे चंदन जी। आप पूरा वक्त है, आप जवाब दीजिएगा। प्रमोद जी, क्या ये चाचा भतीजे की जंग में क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज कंट्रोल तो नहीं करना पड़ेगा, मैनेज तो नहीं करना पड़ेगा प्रमोद जी? देखिए अंजलि जी, आज जो ये परिस्थिति आई है उसके लिए हम्म। भाजपा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। आप जी देखिए भाजपा हाँ, की जो बीजेपी के राजनीति रही, प्रवक्ता रहते तो मैं जवाब लेती, हालांकि वो नहीं बिल्कुल है, तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने मैं आपसे ये चाहता जवाब था, दिया। जी जी, हाँ लेकिन देखिए जिस समय ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, किसी भी कारण से जी। चाचा भतीजा में किसी भी कारण से कोई अगर मतभेद हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के रूप में थी, और बड़े हम्म दल के रूप में उनकी भूमिका वहां पे होनी चाहिए थी कि दोनों के बीच जो आपस में मतभेद है उनको खत्म करने की दिशा में उनको पहल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने एक गुट को मान्यता दे दिया और पशुपति पारस जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम किया और हम्म। चिराग पासवान जी को अलग करने का काम किया। आपने देखा था बिल्कुल। कि कैसे कैसे बंगला, दिल्ली का बंगला जब खाली करवाया गया तो कैसे सरदार रामविलास पासवान जी के चित्र को किस तरीके से फेंका गया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को किस प्रकार से वहां रखा गया था, तो और किस प्रकार से जबरदस्ती जो है बंगला को खाली कराया गया था, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा पिक एंड चूज की राजनीति करती है। देखिए जब लोकसभा का चुनाव नजदीक लेकिन आया, ये लोग तो मुंहने दोनों चाचा भतीजे खुद बन रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, चिराग पासवान कहते रहे कि मैं हनुमान हूं, आपने देखा ही। और बिल्कुल फिर बिल्कुल, पशुपति पारस जी भी अभी तक बने हुए, अभी चंदन जी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी। तो ठीक है, राजनीति है, नहीं नहीं, बीजेपी अपना इसी यूज इसी कर रही है, पिक एंड इसी ड्रॉप वाली इसी स्थिति जी। इसी 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 पे अंजलि जी हम आ रहे थे अब, कि हम्म लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम चिराग हम्म। पासवान जी को, उन्होंने बेहतर माना, चिराग पासवान जी को लिए, ये केंद्रीय मंत्री रहते हुए, इनके पास 5-5 सांसद रहते हुए भी इनको जी। एक भी लोकसभा का सीट नहीं दिया गया। तो ये तो इस हम्म समझने की जरूरत है, यहाँ पर बैठे हुए हैं चंदन जी, इनको समझने की जरूरत है, पशुपति पारस जी को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, देखिए अभी एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, उस एनडीए हम्म की बैठक में इनको शामिल तक नहीं किया गया, उसके बाद हम्म। बंगला को खाली कराया गया। इतने इन पर जो है लगातार जो है इनको दरकिनार करते जा रही है पूरा टीम। आज भी चंदन सिंह जी का हमने सुना कि वो प्रधानमंत्री जी का गुणगान अभी भी कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो बड़ा दल है, घटक दल जो है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, और लगातार इसकी आपको जो है दरकिनार किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से ही।
लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भी 5 माह होने को है, तो ये अब आप या तो समझ रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं, समझ के बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये तो इनकी अपनी मजबूरी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारत के लोकतंत्र के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं। जी, चंदन सिंह जी, अब वही तो बात, अभी देखिए चंदन सिंह जी भी क्या करें, अब पशुपति पारस जी के लिए भी अभी कोई रास्ता खंगाले, क्योंकि क्या है ना कि मैंने वही तो कहा, लोकसभा में ही हालांकि देखिए बीजेपी ने मैसेज दे दिया, भतीजे को पिक किया, ठीक है, उसके पहले हम जब सरकार बनानी थी तब भतीजे को साइड किया, तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरीके से पिक एंड ड्रॉप, और इसके कहीं ना कहीं आप समझ ही सकते हैं कि ये तो इनका कॉल है। देखिए अब आगे अंजलि जी, 2024 चुनाव से पहले जब दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के ये नेतृत्व आप में जिक्र कर चुके हैं चंदन सिंह जी, ये जिक्र कर देश चुके। नहीं, देश भर से जब 39 गठबंधन के सहयोगी मिले थे, उसमें चिराग पासवान भी आए थे। अगर उस समय या उससे पहले पशुपति कुमार पारस जी इसका विरोध करते कि या तो हम रहेंगे नहीं तो चिराग पासवान रहेंगे, ऐसा कभी पशुपति कुमार पारस जी ने किया नहीं, ना ऐसी राजनीति में विश्वास रखते हैं। चूंकि अब चिराग पासवान कर रहे हैं कि हमको यही चीज चाहिए, चूंकि चाचा को हरेक जगह से हटाना है। लेकिन देखिए भारतीय राजनीति में ऐसा होता नहीं है। पशुपति कुमार पारस जी के पास बहुत लंबा अनुभव है, और जो अभी 2 दिन की बैठक हुई पार्टी की, इसमें तय हो गया, सब कार्यकर्ता ने माननीय पशुपति कुमार पारस जी को स्पष्ट कह दिया है। और आप देखिएगा कि बिहार के 243 विधानसभा में पार्टी जिस तरीके से तैयारी अपना करेगी कि गठबंधन, कौन सा गठबंधन किसको नुकसान होगा, अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो कहा जाता है कि सूद समेत लौटाने का, तो पार्टी सूद समेत लौटाएगी, आप निश्चिंत रहिए। चूंकि देखिए राजनीति में हार जीत लगा हुआ रहता है, अप एंड डाउन लगा हुआ रहता है। अभी तक हम लोग थे सत्ता में, अभी नहीं है, तो लेकिन सामने जो मैं क्या समझूं कि अब 2025 के लिए क्या पशुपति पारस जी का कोई नया रुख होगा? और मैं बिल्कुल प्रमोद जी से भी पूछना चाहूंगी, क्या अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो स्वागत होगा? क्योंकि नहीं अंजलि जी, राजनीति में अभी तो बहुत इनिशियल है, लेकिन 243 पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारा एक जो सामाजिक संगठन है दलित सेना, उसको भी चुनाव में उतारने की तैयारी हो रही है। और खास करके जब चिराग पासवान आएंगे तो आप देखिएगा कि इनके सीट पर एक खास रणनीति से चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप समझिए कि हाँ, बिहार में कहावत है, खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब। खेल हाँ, तो आपने बहुत बड़ा इशारा कर दिया है। नहीं, अगर थोड़ा सा भी पशुपति कुमार पारस जी को यह अंदेशा रहता कि लोकसभा में हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो आप देखती कि हमारे पास प्रत्याशी बहुत ज्यादा थे, तो हम अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती। लेकिन चूंकि वो समय बीत गया, तो कांट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। सामने 2025 है, इसकी तैयारी है। और जहां तक दलित वोट में सेंध की बात है, तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि वोटर किसके साथ है। तो अगर चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, तो पशुपति कुमार पारस भी उनके भाई हैं। तो अब जनता तय करे, चूंकि लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। उपचुनाव में भी आप देखिएगा कि हम लोग एक तरारी विधानसभा मांग रहे थे, एनडीए में आग्रह किए थे, लेकिन हमारे प्रत्याशी को ही ले लिया गया तरारी में, सुनील पांडे जी, तो उन्हीं को ले लिया गया। तो आप इतना विश्वास कीजिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं कि आश्चर्यचकित कर दिया जाएगा। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। लगाने की पूरी तैयारी है एनडीए में, अनुपम जी। अंजलि जी, अभी खेल तो शुरू हुआ है। अनुपम जी, खेल शुरू हुआ है तो खेल मैदान पिच तैयार कर रहे हैं एनडीए की तरफ से कि नहीं चिराग जी? एनडीए के तरफ से सभी घटक दल एक साथ मजबूती से हैं और सभी घटक दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि चंदन भाई जी कह रहे थे अभी कि ये जो चाचा ने छीना है, मतलब चाचा जी ने जो ले लिया है, वही चिराग पासवान जी हमारे नेता छीन रहे हैं। अरे भाई, छीनने की, हम न्यूज 24 को माफ कीजिएगा, न्यूज 24 को एक पत्र भेजेंगे जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बिहार सरकार से आग्रह किया था, भवन निर्माण विभाग से, कि हमको पार्टी चलाने के लिए, क्योंकि
उनकी संख्या के आधार पर पार्टी कार्यालय मिलता है। हमारे पास 5 सांसद हैं। हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री राजू तिवारी ने एक पत्र लिख के आग्रह किया था बिहार सरकार से कि हमको एक पार्टी चलाने के लिए एक कार्यालय आवंटित किया जाए। अब संयोग ये है कि वही कार्यालय मिला जिसमें पार्टी हमारी पहले से थी, अब जिसमें चाचा की पार्टी चलती थी। अब संयोग है ये। अब बड़ा अजीब संजोग है, बड़ा अजीब संजोग है। अंजलि जी अभी डिबेट हो रहा है तो बड़ा जिम्मेवारी से मैं एक चीज अभी अब कह देता हूं आपको, बड़ा जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और देखिए, जब हमारे नेता जब कैबिनेट मंत्री थे तो 12 जनपद खाली हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बुलाकर कहते हैं कि पारस जी आप ये बंगला ले लीजिए, इससे रामविलास पासवान जी का इससे बिहार में जाना जाता है 12 जनपद को। लेकिन चूंकि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में इस तरीके से खींचतान ये दोनों परिवार में था कि पारस जी ने सोचा कि अगर मैं ये बंगला ले भी लूंगा तब भी चिराग पासवान इसको खाली कर देंगे और एक संदेश जाएगा बिहार में और तमाम दलित समाज में कि चाचा ने भतीजे का बंगला छीन लिया। तो पशुपति कुमार पारस जी ने, आप समझ लीजिए कि कोई बंगला नहीं लिया। एज ए केंद्रीय मंत्री रहते हुए अंजलि जी किसी बंगले को उन्होंने नहीं लिया, अपने भतीजे के बंगले में 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में ही वो रहे। तो आप समझ लीजिए, लेकिन जब भतीजे की बारी आई तो चाचा का ही बंगला उनको दिखाई दिया। आप नोटिस कीजिएगा कि पशुपति कुमार पारस जी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे, चाचा जी खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे, वही विभाग चिराग पासवान ने डिमांड किया, वही लिया। चाचा यहाँ 1 व्हीलर रोड एयरपोर्ट वाले रोड में इनका कार्यालय था, वही कार्यालय लिया और बेजाप्ते मुख्यमंत्री जी से जाकर प्रेशर दिया। और उसके बाद जब भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि उनके पास चूंकि विधायक और सांसद नहीं है, अंजलि जी जब अनुपम जी को बोलने का, अनुपम जी यहाँ पे तो चाचा का ही ज्यादा बंगला पसंद आ गया। छोड़ दिए चाचा 12 जनपद। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि 12 जनपद बड़े साहब श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी की विरासत है, इसको बचा लीजिए। तब चाचा ने छोड़ दिया बंगला, क्योंकि चाचा कभी चाहते ही नहीं थे कि साहब के धरोहर को बचाया जाए। आपने रिएक्शन प्रमोद जी यहाँ पे जैसा कि आपने शुरू में भी जिक्र किया, ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथ में, जैसे हमने देखा है बचपन से खेल कर चुकी, तो चाचा भतीजे की डोर तो बीजेपी के हाथ में है। तो क्या आने वाले वक्त के लिए क्या लगता है आपको कि किसकी डोर नीचे जाएगी? देखिए अंजलि जी, सिर्फ इन दोनों दलों की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, आपने सुना होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है उन तमाम क्षेत्रीय दलों को कि ऐसे लोग जिनकी मानसिकता किस प्रकार की रहती है। भारत के लोकतंत्र में निर्दलीय भी चुनाव लड़ा जाता है, निर्दलीय भी जीता जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये समझने की। लेकिन ये लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तभी उनके नेता कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए। और जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि पिक एंड चूज की वो राजनीति करते हैं कि कब किनसे कितना लाभ होना है, कब किनसे कितना नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से वो आकलन करते हैं और वो पैमाना तय करते हैं। लेकिन उन दलों को ये सोचने की जरूरत है जो एनडीए के हिस्सा है। आप समझिए कि एक लगातार जो है, अब लगातार जिस प्रकार की घटना घटी, दोनों के बीच में मतभेद हुए, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी इंटरफेयर नहीं की। जब एनडीए की बैठक बुलाई जाती है, ये अभी भी चंदन सिंह जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं? अरे प्रमोद जी, आपके नेता तो चिराग पासवान को नेता बता रहे थे कि कुछ भी हो, नेता तो चिराग ही बन गया। चंदन जी आप दूसरी ओर मत जाइए। जो आपने अभी कहा है हम उसी पर जवाब दे रहे हैं, और अभी भी इसको समझने की जरूरत है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए ना कि एनडीए में वो शामिल है। अभी चिराग पासवान जी का जब बयान आया कि वो तो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जमा है क्या? उनको तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए ना कि नहीं, अभी वो हमारे ही साथ हैं, हमारे ही गठबंधन के हिस्सा है।
तो ये समझने की जरूरत है कि वो आप लोगों भारतीय को जनता पार्टी के समय प्रवक्ता पर को और आपको नेता नहीं को नहीं आपने समय शायद सुना नहीं है, आपने सुना नहीं है शायद। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का भी बयान आया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया है। चंदन जी, इसी डिबेट में 12 नवंबर को, आज के पहले इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा किए थे, पशुपति पारस जी पर ही चर्चा हुआ था इसी महीने की 12 नवंबर को। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अगर आमंत्रण करेगी एनडीए की बैठक में तो क्या कोई देखिए रोक उस लेगा? फेर में एनडीए की नहीं है बैठक हो प्रमोद रही जी, है। नहीं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस फेर में नहीं है कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और राष्ट्रीय जनता दल से। अब उससे आगे निकल चुकी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। सुन लीजिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उससे आगे निकल चुकी है। 28 नवंबर को हमारे दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तो देखने वाली स्पष्ट कर देंगे अपनी नीति को, अब आगे उसके बाद उसी हिसाब से पार्टी काम करेगी। अभी एनडीए के खिलाफ ही चुनाव में षड्यंत्र कर रहे हैं, एमएलसी के चुनाव में। ये छुपा हुआ है किसी से, तिरहुत वाले में छिपा हुआ है, तिरहुत वाले में छिपा हुआ है कि किसका कैंडिडेट है। जिस नीतीश कुमार को जेल भेज रहे थे आज उसी का पैर पकड़ रहे हैं, तो छिपा हुआ है। चिराग पासवान बोलते क्या है करते क्या है उन्हीं से पूछिएगा। यही तो खासियत है हमारे नेता। देखिए चिराग पासवान अपने ही ब्लड को जिस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, अभी तो जनता देखिए दलित समाज को तय करना है, दलित समाज तय करेगी। नहीं कहा था कि सूरज इधर से उग सकता है लेकिन चिराग पासवान जी के साथ हम नहीं जा सकते। अब कोई गाली देगा अपने चाचा को अगर गाली देगा भतीजा, तो चाचा में अगर गैरत है तो चाचा जाएंगे उसके साथ। वो मेरा खून नहीं है, चाचा जी नहीं कहा था। अरे ठीक है, हम मानते हैं आपके इस बात को ही मानते हैं कि भतीजे से ही गलती हो गई होगी, हमारे नेता तो भतीजा जाके माफी मांग ले। पूरा बात हो जाने दीजिए। हम मानते हैं कि हमारे नेता से ही गलती हो गई होगी, लेकिन उस घर में एक बड़ी है ना जो जिनको भाभी माँ कहते हैं, तो भाभी माँ के पास जाके माफी मांगते घर से कि बच्चे को समझाइए अगर कोई गलती हो गई होगी तो। क्या बात करते हैं चंदन जी आप लोग? बच्चा नाबालिग रहता तो उसको समझाया जाता। बच्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी तक दूध पिया बच्चा है कि जाके समझाया जाए। बच्चा को खुद जाके माफी मांगना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाली दे रहा है चाचा को। सुन लीजिए, ये पारिवारिक बातें परिवार में होनी चाहिए थी। अगर उनको नाराजगी थी तो पारिवारिक बातें परिवार में होनी चाहिए थी। हमारे नेता ने तो कहा बार बार कि अगर गलती हुई थी तो चाचा मेरे पास आते। चाचा मेरे पास नहीं आते, माँ के पास आते, बताते, बात करते, लेकिन उन्होंने तो कभी प्रयास नहीं किया कि पार्टी एक हो, परिवार एक हो। अब तो बहुत आगे निकल चुका है हमारे नेता, तो अब नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। आप लोगों ने माला जप रखा है, पता नहीं आप लोगों को नींद नहीं आती। कहाँ तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन पर भूत सवार हो जाता है, बेताल उन पर बैठ जाता है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा नहीं है, वो प्रवक्ता है एनडीए का, वही तय करेंगे। नहीं ना, वो तय नहीं ना करेंगे। अपने नेता को समझाइए कि बयान देने से पहले 10 बार सोचें। एनडीए के इतने बड़े हमारे नेता हैं कि आज महाराष्ट्र में, आज झारखंड में हर जगह उनकी मांग हो रही है, डिमांड हो रहा है कि जनता को जाए बताएं कि एनडीए की सरकार इस राज्य में मजबूती से बननी चाहिए, अपने वोटरों को बताएं। और वो काम हमारे नेता कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चाचा बराबर आशीर्वाद दिए हैं कि देशी नहीं विदेश में भी नाम करें, लेकिन अपने से बड़ों का बराबर सम्मान करें। यही तो खासियत है हमारे नेता में, उन्होंने कभी अनादर नहीं किया होगा। आपने देखा होगा कि जब भी चाचा से मुलाकात हुई है वो पैर छू के हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो आप भी नोटिस किए होंगे कि चाचा एकदम दिल से लगाकर आशीर्वाद दिए हैं, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। बिल्कुल। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही बेताल सवार हो जा रहा है। चिराग पासवान पर जो बेताल सवार हो रहा है, समझाइए चिराग पासवान को समझाइए।
कि चाचा से दुश्मनी करने में उनका भला नहीं होगा। चाचा को अपनाए तभी भला होगा। भतीजा देश और विदेश में नाम आगे करे, तो जब एनडीए को मजबूत स्तंभ बने, जब एनडीए को मजबूत सहयोगी दल बने, तो छटपटी आप लोग को क्यों हो रहा है? आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे तो आप ही कह रहे हैं, चिरागे पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में थे कब। अब बताइए, चाचा के बारे में कोई ऐसा कहता है? हो हे भगवान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि कलयुगी भतीजा अब चाचा का छत भी छीन लिया। चाचा का छत भी छीन लिया। चाचा का छत भी छीन लिया। बताइए, एक वक्त था चाचा का छत छीन लिया। राजनीति का ऊपर नीचे का खेल है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि 28 के बाद, जैसा कि आपने बताया, कि क्या फैसला बताइए, बुजुर्ग चाचा का छत भी छीन लिया लोग। बीजेपी इसमें क्या रोल अदा करती है, जैसा कि प्रमोद सिंह जी ने भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आप देखने वाली बात है कि क्या आने वाले वक्त में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये चाचा भतीजे की जंग कितना एनडीए में डैमेज करता है, और बीजेपी इसके लिए क्या कदम उठाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।